everyone. This is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा होम्यो हीलिंग्स यूट्यूब चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। इस 1 ईयर में मैंने 52 वीडियोस दी हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को टच किया है, लाइक वीट एलर्जी, थायराइड, ओबेसिटी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, डिप्रेशन, emergency medicines, anxiety, menopause, discovery of homeopathy, myths and truth of homeopathy और बहुत सारे केसेस। आपने बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे वीडियोस को एंड केसेस को। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने सबने इतना बड़ा योगदान दे के मेरे यूट्यूब चैनल को एक सक्सेस दी है। थैंक यू वंस अगेन। आजकल मैं ट्यूटोरियल्स पे वीडियो बना रही हूँ। ये उन डॉक्टर्स के लिए है जो होम्योपैथी थ्रू माइंड सिस्टम सीखना चाहते हैं, या वो यंग होम्योपैथ्स जो इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो पिछले सीज़न में मैंने बात की थी केस टेकिंग की, मैनेजमेंट ऑफ केसेस, बच्चों के केस टेकिंग कैसे करनी है और वर्शन को कैसे कन्वर्ट करना है इन रूब्रिक्स। इस सारे सीज़न में मैं बात करूंगी सिर्फ रूब्रिक्स की, कि किस तरह से हम रूब्रिक्स को के मीनिंग्स को कैसे समझते हैं, क्योंकि होम्योपैथी रेपर्टरी एक इतना बड़ा ओशन है जिसमें से जितना मर्जी पढ़ी चलो उतना ही कम है। सो इसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो छोटी छोटी बातों से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो क्योंकि हम बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तकरीबन 25 साल से हम इसी सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि होम्योपैथी को घर घर तक पहुंचाया जा सके। आम लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि उनको पता चले कि होम्योपैथी से किस तरह से पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, और जो होम्योपैथ्स हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। सो आज की वीडियो में भी हम रूब्रिक्स की बात करेंगे, वो रूब्रिक्स जो हमें डिफ्रेंशिएट करने थोड़े मुश्किल होते हैं। सो सबसे पहले हम लेते हैं रूब्रिक्स केयर्स के साथ रिलेटेड। एक रूब्रिक है केयर फ्री, एक है केयरलेस और हीडलेस, एक केयरफुल और एक रूब्रिक है कॉशियस। सबसे पहले बात करते हैं केयर फ्री। केयर फ्री का क्या मतलब है? केयर फ्री का मतलब वो लोग जो टोटली केयर फ्री हैं, जो मनमौजी हैं, जिनको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो टोटली केयर फ्री हैं। मनमौजी लोग मौज मस्ती करते हैं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। सो ये केयर फ्री लोग होते हैं। केयर फ्री में हमारे पास सिर्फ 6 मेडिसिन्स हैं और 6 में से 5 मेडिसिन्स वो कंटेंट में आती हैं। तो ये वो केयर फ्री लोग हैं जो कंटेंट हैं और केयर फ्री हैं। इसके बाद दूसरा रूब्रिक आता है केयरफुलनेस। इसका मतलब वो लोग जो किसी भी चीज़ को ध्यान से करते हैं। केयरफुल बहुत पर्टिकुलर है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, अटेंशन देते हैं हर चीज़ को। इसके साथ एक और रिलेटेड रूब्रिक है कॉशियस। कॉशियस और केयरफुल बहुत सेम लगते हैं, लेकिन दोनों को डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं। केयरफुल में होता है कि ध्यान रखना, सावधान रहना, ध्यान से काम करना। जैसे बेसिकली मैं तो एक ही एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा घर से निकला और साइकिल चला रहा है, उसकी मम्मा कहती है बी केयरफुल, बी केयरफुल। उसको कभी नहीं कहती बी कॉशियस, उसको कहती है बी केयरफुल। इसका क्या मतलब है कि सावधान रहो, ध्यान से साइकिल चलाना। क्यों? ताकि कहीं गिर ना जाओ। लेकिन हम कॉशियस में क्या लेते हैं?
कॉशियस का मतलब होता है सतर्क रहना। केयरफुल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कॉशियस हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमें लगता है कि आगे प्रॉब्लम आ सकती है या आगे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सेम मदर वाला और बच्चे वाला केस, बारिश पड़ी हुई है तो मदर बच्चे को अब क्या कहती है? ध्यान से साइकिल चलाना, कहीं गिर ना जाना, ध्यान से साइकिल चलाना, कहीं फिसल ना जाना। यहाँ पे हम कॉशियस लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि बारिश पड़ी हुई है और इससे ज़मीन, सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं। यहाँ पे कॉशियस होगा। या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ज़रा ध्यान से जाना, कहीं किसी से टकरा ना जाना, क्योंकि जब टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, बच्चे तो तेज़ चलाते हैं साइकिल और किसी में लग सकते हैं, तो मदर ऐसे बोलती है। सो जब सामने कोई डेंजर नहीं है, सिंपली बोला जा रहा है कि ध्यान से चलाना, तब हम लेंगे केयरफुल। और लेकिन अगर कोई खतरा है तब हम लेंगे कॉशियस। अब इसको हम अपने पेशेंट्स में कैसे लेंगे? एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो खाना बहुत ध्यान से खाता हूँ, मैं तो बहुत चीज़ों का परहेज करता हूँ। तो उसको पूछो कि क्यों? बस वैसे जी, कोई ख़ास वजह नहीं है, तो कम खाना खाना चाहिए या हेल्थी खाना खाना चाहिए, तो इसलिए खाता हूँ। दिस इज़ केयरफुल। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं फिर पकौड़े खा लेता हूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है, इसलिए मैं तो खाता ही नहीं, तो यहाँ पे कॉशियस आ गया, क्योंकि पकौड़े खाने से उसका गला खराब हो जाता है, इसलिए वो कॉशियस है, नहीं खाता। लेकिन केयरफुल में उसको प्रॉब्लम नहीं आती कोई भी, लेकिन फिर भी वो कम खाता है, वो ध्यान से खाता है, वो सावधान रहता है। सो इस तरह से दोनों रूब्रिक्स बहुत क्लोज हैं और बहुत बार इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। जहाँ पे एक सिंपल वे में पेशेंट नहीं खाता, वहाँ पे केयरफुल है, थोड़ा ध्यान से खाता है। लेकिन जहाँ वो उसको लगता है कि ये खाने से मेरी ये प्रॉब्लम होएगी तो मैं नहीं खाता, तब वो कॉशियस होता है। इसके साथ एक और रूब्रिक आ जाता है एंग्शियसली कॉशियस। मतलब इसमें एंग्जाइटी का भी रोल आ जाता है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें 8 मेडिसिन हैं और सारी कॉशियस में हैं, जो जितनी भी मेडिसिन हैं एंग्शियसली कॉशियस, मतलब कॉशियस से भी 1 डिग्री ऊपर का है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसको अब एंग्जाइटी हो रही है, उसको टेंशन हो रही है, उस वजह से वो कॉशियस है। इसके साथ एक और रूब्रिक है केयरलेस या हीडलेस। केयरलेस वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, टोटल लापरवाही करते हैं। केयरलेस, केयर नहीं की, जहां पे केयर करनी चाहिए थी वहां पे केयर नहीं की, तो लैक ऑफ अटेंशन और सफिशिएंट अटेंशन ना देना। जितनी अटेंशन चाहिए, जितनी केयर देनी चाहिए, उतनी केयर उन्होंने नहीं दी, इसमें केयरलेस लेते। इसमें बहुत सारी 96 मेडिसिन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केयरलेस होते हैं, काम कर दिया, कुछ टूट गया, फूट गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केयरलेस वे में काम करते हैं। केयर फ्री मौजी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को मौज मस्ती से जीते हैं। लेकिन केयरलेस, जो कोई भी काम करना है उसमें केयर ना करनी, उसमें ध्यान ना देना, जितनी रिक्वायरमेंट केयर की चाहिए थी, जितना सफिशिएंट चाहिए थी अटेंशन देनी, केयर करनी, उतनी नहीं की। सो दिस इज हीडलेस, केयरलेस। काम करते वक्त ये हम रूब्रिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है फॉरगेटफुलनेस एंड मेमोरी वीकनेस ऑफ। मेमोरी के अंडर 3-4 रूब्रिक्स हैं, मेमोरी एक्टिव, मेमोरी लॉस ऑफ एंड मेमोरी वीकनेस ऑफ। लेकिन हम ये कहाँ पे यूज़ करेंगे फॉरगेटफुलनेस और कहाँ पे यूज़ करेंगे हम मेमोरी लॉस ऑफ। फॉरगेटफुलनेस होता है कि कोई भी बात दिमाग से निकल जानी,
जैसे रूटीन में कोई काम कर रहे हैं और करते करते दिमाग से कोई बात निकल जानी, ओहो मुझे तो भूल ही गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चीज़ याद आ जाती है। लेकिन जहाँ पे मेमोरी लॉस होता है वहाँ पे वो चीज़ याद नहीं आती, वहाँ पे मेमोरी लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया। फॉरगेटफुलनेस एक रेलेवेंट वर्ड है जो कि कुछ हमने स्केड्यूल किया होता है, जो हमने कुछ सोचा होता है वो हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्लिप कर जाती है कोई चीज़, वहाँ पे हम फॉरगेटफुलनेस लेंगे। लेकिन जो मेमोरी वीकनेस है वो हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है जिस वजह से हमें याद नहीं रहता, हमारी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। मेमोरी एक्यूट में याददाश्त बहुत तेज़ होती है, मेमोरी लॉस में टोटल मेमोरी लॉस हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्यों मेमोरी चली गई, उसकी याददाश्त ही ख़त्म हो गई। और मेमोरी वीकनेस में जो उसकी याददाश्त है पेशेंट की वो कम रह जाती है। दोनों के नीचे डिफरेंट रूब्रिक्स हैं, तो वो पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हमने फॉरगेटफुलनेस कहाँ पे लेना है और मेमोरी वीकनेस कहाँ पे लेना है। मेमोरी हमेशा हमारी वैसी नहीं रहती, कभी हम कुछ भूल जाते हैं, कभी हम कुछ भूल जाते हैं। तो अगर भूलेंगे तो ही कोई नई चीज़ हमारे दिमाग के अंदर जाएगी, ये नहीं है कि हम कभी भी कोई चीज़ भूल नहीं सकते। जो फॉरगेटफुलनेस है वो एक पॉजिटिव थिंग है। अगर चीज़ें, पुरानी चीज़ें हमारे ब्रेन में से निकलती रहती हैं और नई चीज़ें हमारे दिमाग में तभी आएंगी जब हमारी पुरानी चीज़ें उसमें से निकलेंगी। साइकोलॉजी में इसको, फॉरगेटफुलनेस को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंग माना गया है। लेकिन जो मेमोरी लॉस होती है उसमें जो हमारी याद करने की क्षमता होती है या जो हमारी याददाश्त होती है वो कम होने लगती है। और दोनों चीज़ें एज रिलेटेड हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फॉरगेटफुलनेस भी थोड़ी बहुत होती है और मेमोरी लॉस ऑफ भी होता है। लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते एज के बढ़ते मेमोरी लॉस और ज़्यादा बढ़ता है तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ये डिमेंशिया हो सकता है, इससे एल्जाइमर हो सकता है। क्योंकि अगर ये प्रोग्रेसिव है मेमोरी लॉस तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। लेकिन फॉरगेटफुलनेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता। जो मेमोरी लॉस होती है उसमें जो एक बार चीज़ दिमाग में से ख़त्म हो गई, निकल गई, तो वो दोबारा याद बहुत कम आती है। लेकिन फॉरगेटफुलनेस में अगर आपको याद करवाओ कि ये तब की बात है, तब ऐसे हुआ था, फिर उसको याद आ जाती है पेशेंट को। लेकिन मेमोरी लॉस में वो चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। डिमेंशिया या एल्जाइमर में, दोनों में इतनी बुरी हालत पेशेंट की हो जाती है कि उसको अपना नाम याद नहीं रहता, उसको अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते, अपने बच्चे की शक्ल तक याद नहीं रहती, उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने खाना खा लिया या नहीं खा लिया। इस तरह मेमोरी लॉस जो है वो थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है और फॉरगेटफुलनेस थोड़ा कम सीरियस है। फॉरगेटफुलनेस के साथ एक और वर्ड आता है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब है, जैसे कि वर्ड ही है एब्सेंट माइंडेड, उसका वो फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन उसका माइंड एब्सेंट है। जैसे हम बहुत बार एब्सेंट माइंडेड में पता नहीं कितने कितने काम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम कार चलाते चलाते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, या किचन में काम करते करते, होते तो हम फिजिकली वहाँ पे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। ऐसे करते करते हम कई बार कई चीज़ें गलत कर देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि 3-4 चीज़ें कर रहे होते हैं, एक आधी चीज़ खराब हो जाती है क्योंकि हमारा मन वहाँ पे है ही नहीं, एब्सेंट माइंडेड, कि हम कर कुछ रहे हैं, फिजिकली वहाँ पे है लेकिन मेंटली वहाँ पे नहीं है। तो हम बार बार गलतियाँ कर जाते हैं, मिस्टेक्स इन एक्शंस, ये हम एब्सेंट माइंडेड में लेते हैं।
नेक्स्ट रूब्रिक है इफेमिनेट, और इसके ऑपोजिट है मैनिश हैबिट्स ऑफ वेमेन या मैनिश हैबिट्स। इफेमिनेट होते हैं वो मेल्स जो वेमेन की तरह रहते हैं, वेमेन की तरह पहनते हैं कपड़े और वेमेन की तरह मेकअप लगाते हैं, वेमेन की क्वालिटीज़ को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेमेन की तरह रहते हैं अपीयरेंस में, मैनरिज्म में, हर चीज़ में वो वेमेन की तरह ही जो मेल्स एक्ट करते हैं या काम करते हैं या उनकी तरह बन के रहते हैं उनको इफेमिनेट कहते हैं। और जो मैनिश हैबिट्स ऑफ वेमेन, जो औरतें मेन की तरह उनकी तरह एक्ट करती हैं, उनकी तरह रहती हैं, उनकी तरह कपड़े डालती हैं, पहरावा उन जैसा उनकी तरह एक्ट करना, मैनिश हैबिट्स, उनकी तरह हैबिट्स अडॉप्ट कर लेना, वहाँ पे मैनिश हैबिट्स ऑफ वेमेन ये रूब्रिक्स लेते हैं। दोनों में आगे अगर मेन की वेमेन जैसी हैबिट्स हैं या वेमेन की तरह वो एक्ट करते हैं तो इफेमिनेट, अगर वेमेन मेन की तरह करती हैं तो मैनिश हैबिट्स ऑफ वेमेन। सो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे रूब्रिक्स की स्टडी की जो बहुत क्लोज हैं, और आज के ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है कौन से ऐसे लोग हैं जो मनमौजी होते हैं, कौन सा रूब्रिक उनके लिए यूज किया जाता है जो मनमौजी होते हैं, अपने मन की करते हैं। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.